इमरान खान के खिलाफ दर्जनों के हिसाब से FIRs काटी गई और बहुत से मुकदमात भी बनाए गए, 32-33 साल की सज़ाएँ भी दे दी गई। लेकिन मेरी एक राय रही है कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं, सिवाय एक मुकदमे के बाकी सारे बोगस हैं और बाज़ तो बहुत बेहुदा हैं। जैसे ये इज़्ज़त वाला मामला है, ये ना यहाँ तक पहुँचता तो बहुत ही मुनासिब होता, घरों की इज़्ज़त उसे बरकरार रहती और केस करने वालों और लड़ने वालों दोनों की भी इज़्ज़त बरकरार रहती। लेकिन एक केस जिसके ऊपर मेरे पहले दिन से अपने ज़ाती तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो दुरुस्त तरीके से मैनेज नहीं किया इमरान खान ने। अगर वो प्योर करप्शन का केस नहीं है तो एटलीस्ट वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस यकीनन उसके अंदर बड़ी जान है। और वो है 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से पाकिस्तान आए। रियाज़ मलिक का पैसा था जो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया गया और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसा पकड़ा और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने के लिए बातचीत का अमल का आगाज़ हुआ। रियाज़ मलिक साहब जो बहरिया टाउन वाले हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट के साथ एक प्ली बारगेन वाली सिचुएशन चल रही थी। प्ली बारगेन भी एक सुप्रीम कोर्ट ने गैर मामूली किस्म की रायत से काम लिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डोमेन नहीं है कि प्ली बारगेन करे। लेकिन बहरिया टाउन कराची, जहाँ हज़ारों गोश ज़मीन जरदारी साहब ने तोहफ़ातन या कहने जैसे भी उनको रियाज़ मलिक साहब को अनायत कर दी और वहाँ पूरा एक नया शहर आबाद हो गया। उसका केस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो वो बाबा रहमत ख़ुद को कहते थे, उन्होंने 1000 अरब का दे दो तो तुम्हारी ज़मीन रेगुलराइज़ कर दूंगा। लेकिन 1000 अरब से वो सौदा करते करते 460 अरब की डील हुई। 460 अरब भी फिर 5 साल या 4 साल के अंदर अदा करने थे। ये जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से पाकिस्तान आया, ये उस ऑब्लिगेशन जो उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुर्माने की रकम थी उसको एडजस्ट करने के लिए हुकूमत ने एक समरी की मंजूरी दे दी। अब ये इतना बड़ा डाका था पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के साथ, जिनका पैसा लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस आया था। ये किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं थी, इलीगल प्रोसीड्स थी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अगेंस्ट उन्होंने कार्रवाई नहीं की रियाज़ मलिक के ख़िलाफ़, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, तय ये पाया कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा उनको लुटा दिया जाए। उस वक्त के हिसाब से कोई 38 बिलियन बनते थे, अब शायद 50-60 अरब बन गए होंगे। रुपया बहुत डिवैल्यू हो गया, लेकिन वो पैसा आया, मालिक साहब के अकाउंट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो पैसा एडजस्ट हो गया। इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछा जाए जिन्होंने वो पैसा वसूल कर लिया कि आपने कैसे ये पैसा वसूल कर लिया, जबकि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी कर चुकी है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को लौटाया जाना है। उस वक्त के जितने भी ऑफिशियल जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए, जिन्होंने समरी बनाकर काबीना के सामने पेश की, शहजाद अकबर उसके अंदर सरफहरिस्त हैं। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के करैक्टर्स जो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते थे, कॉल भी रिकॉर्ड करते थे, कौन किससे मिलता है, चाय किसने पिया और पानी किसने पिया वो भी उन्हें पता होता था। लेकिन उन्हें ये इसके ऊपर बेखबरी रही कि 190 मिलियन पाउंड आया और कहाँ चला गया। इमरान खान के ऊपर सबसे ज़्यादा इस केस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियादी सबब यह है कि ये वो शख्स हैं, इमरान खान, जो एज़ अपोजिशन लीडर 13 से 18 तक जब नून लीग की हुकूमत थी, ये खुलेआम जलसों के अंदर कहते थे कि मैं पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा। तो कभी कोई ऐसा मौका तरक्की पजीर ममालिक में कम ही आता है कि एक डेवलप्ड वर्ल्ड से लूटी हुई दौलत आपकी वापस आ जाए। लेकिन अल्लाह की करम नवाजी ऐसी हुई कि वो मौका आया भी तो हमने गवा दिया। हमने वो पैसा उठाया तो जिसने लूटा हुआ था उसी को कहा हेलो भैया तुम्हें जुर्माना हुआ हुआ है, जाके वहाँ एडजस्ट करवा लो। तो ये प्योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। करप्शन का एलिमेंट मैं साबित नहीं कर सकता, वो जिन्होंने तहकीक करनी है वो साबित करेंगे। लेकिन क्या रियाज़ मलिक की गवाही इसके अंदर होगी? क्या शहजाद अकबर की गवाही इसके अंदर होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने इसके ऊपर आंखें बंद करके पैसा वसूल कर लिया उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई? ये सब चीज़ें करे बगैर किसी एक शख्स को आप सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन इमरान खान को बाद चीज़ों में अपने साथियों के हाथों ही हज़ीमत उठानी पड़ रही है। उसके अंदर एक उनके बड़े स्टार कैरेक्टर कहना चाहिए जो उनकी हुकूमत में चीफ़ मिनिस्टर KP रहे, फिर दूसरी में वज़ीर दिफा रहे, परवेज़ खटक साहब। सबसे पहले उन्होंने छोड़ के एक नई पार्टी भी बनाई और आज गवाह के तौर पर भी वही उस केस में नैब के सामने पेश हो गए। तो इमरान खान को बुज़दार भी मुबारक हो और परवेज़ खटक भी मुबारक हो। आज सबसे बड़ी जो सियासी गवाही आई है परवेज़ खटक की आई है। केस आगे चलेगा तो पता चलेगा, लेकिन शुनीद यही है कि उन्होंने कहा कि बंद लिफाफा पेश किया गया और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लेकिन हमने उसकी चुप करके उसकी मंजूरी दे दी। तो अब आगे केस चलेगा तो पता चलेगा कि और वो नैब को क्या कह कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर क्या आगाह किया। लेकिन ये केस इमरान खान के लिए मुश्किल होगा अगर सारे लोगों की गवाही आई। अगर सारे लोगों की गवाही आई ना आई तो फिर एक शख्स फ़र्द वाहिद की गवाही के ऊपर या कोई स्टार विटनेस किसी को बना के उसके ऊपर किसी को सज़ा देना इतना आसान नहीं होता। ख़ुद इमरान खान का नैब केस के अंदर, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं नैब तरमीम के ख़िलाफ़, उन्होंने तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जवाब जमा कराया है और बुनियादी एक प्रिंसिपल पोजीशन तो ये ली है कि उनकी ज़ात का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। तो जो ऐसी तरमीम है जो किसी को बेनिफिट करने के लिए, किसी फ़र्द वाहिद को फ़ायदा देने के लिए बनाई गई हैं, आइन की रूह के ख़िलाफ़, उनको तो स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ उन्होंने एक तरफ तो ये पोजीशन ली है, साथ ही अगले पैरे के अंदर ही
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया और ये कहा है कि जितने केसेस इमरान खान के हैं उनके अंदर उनको इंसाफ नहीं मिलता, गैर जानबदारी नज़र नहीं आती, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन मुकदमात में बैठना बंद कर दें। ये बड़ा डायरेक्ट किस्म की एक स्टेटमेंट है। चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देंगे ये आने वाली दिन ही तय करेंगे, क्योंकि आज एक ख़बर ये थी कि शाम में 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है उसका इजलास हुआ है। ये कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं है जो रिज़र्व सीट्स के मामले में चल रही थी, तो इजलास हुआ है जिसके अंदर जो जजमेंट रिज़र्व की गई थी उसको हतमी शक्ल देने के लिए कल या परसों, इतला यही है कि या कल या परसों, मोस्ट लाइकली फ्राइडे तक कहा जाता है कि ऐलान हो जाएगा उस महफूज शुदा फ़ैसले का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें हैं कि वो इसको देनी है या नहीं देनी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है। बहुत अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब खुद कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मिस इंटरप्रटेशन की, उसकी गलत तशरीह की, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान छीन लिया, पूरी पार्टी हमने गायब कर दी सियासी मंजरनामे से, वो सारे लोग इंडिपेंडेंट्स बन गए, कोई बल्ले के निशान की बजाय बैंगन, कोई चिमटे, कोई थाली के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, ख़ुद प्रोसीडिंग के अंदर बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। उसी गलत तशरीह के नतीजे में सारी PTI इंडिपेंडेंट हो गई और उसी PTI को बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लिमानी पार्टी मानने से इनकार कर दिया। अब इसी प्रोसीडिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन ने यह भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि 9 PTI के ऐसे अरकान थे जिन्होंने एफिडेविट भी जमा करवाया, पार्टी टिकट्स भी जमा करवाए, तो पार्लिमानी पार्टी का तो वजूद फिर वो 9 अरकान ही काफ़ी हैं बनाने के लिए। तो ये ऐसे शवाहिद हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेगी, ये एक मैं इसके ऊपर राय नहीं भी देना चाहूँगा क्योंकि फ़ैसला आना बाकी है, लेकिन कुछ जजेस की जो ऑब्जर्वेशंस थी उन्होंने एक वो होती है ना डायरेक्शन सेट कर देना, डायरेक्शन सेट कर दी। तो हमने छोटे छोटे शॉर्ट्स निकाले हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पिछले चंद हफ्ते जो समाअत हुई है उसके अंदर मुख्तलिफ जजेस क्या कहते रहे, सुनिए ज़रा। SIC ने अप्लाई किया, अगर उनसे गलती भी हुई थी, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी कि उसको दुरुस्त कर लेते। अवाम ने किसी इंडिपेंडेंट को वोट नहीं दिया था, अवाम ने उस कैंडिडेट को वोट दिया था जिसको एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। 87 सीट्स थी, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स थे, किसी ने कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि आपने SIC को क्यों ज्वाइन करा? हमारे खिलाफ सिर्फ प्रोटेस्ट और ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने। भाई हमें पता ही नहीं आप क्या हैं, आप एक कागज का टुकड़ा हैं, सॉरी बुरा ना मानिए, मगर आपका नाम मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। कि सपोज 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक सीट ली है, जी इस एग्जांपल जी, बाकी 264 सीट्स इंडिपेंडेंट के पास, जी ठीक है। तो अब एक सीट जो पार्टीज ने ली है वो 70 वोट्स ले लेंगे? नहीं ले सकते। आइन से बात कीजिए। देखिए ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब एग्जांपल्स दें जबकि फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो। Rule 94 देखें ना, it talks about the percentum share of each political party. So these seats only go to political parties. That they belong to PTI. Yes. Those people naturally stood for election and they got elected. तो इससे तो जाहिर ये होता है जो लोग हमारे सामने नहीं हैं वो तो सारे PTI के हैं। गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते हैं। जी। अब तो ECPP मुकदमा जीतने आई है लाइक एन ऑर्डिनरी लिटिगेंट। Acting as if there are adversaries. Such situation is not provided under the Act and the rules. To give the seats if such a situation of independent candidates occur, and under the proportional representation system, the seats will go to such parties who have contested. My lord, that इस फैसले की बहुत अहमियत है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बल्कि सबसे बड़ी सियासी पार्टी के तौर पर पार्लिमान में उभरेगी, या हुक्मरान इत्तेहाद का जो ख्वाब है कि 2/3 मेजोरिटी उन्हें हासिल हो जाए, ये रिज़र्व सीट सारी उनको मिल जाए, एकदम से वो सीढ़ी पे वो जंप लगता है ना, वो सांप और सीढ़ी वाले खेल के अंदर वो टॉप ऑफ दी जो लेडर है वो पहुंच जाता है बंदा, तो वो टॉप ऑफ दी लेडर पहुंच जाए और 2/3 अक्सरियत उनको मिल जाए, जिसके नतीजे में वो आइन में तरमीम भी कर सकते हैं, कुछ और एजेंडा सेटिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों आर या पार वाला केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट कल या परसों सुनाएगी।